हुमा साहब, ये साहिबा आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर ये दो तरफा जो मामला ही था तो इंडिया वफूद क्यों भेज रहा है, और ये भी हमें बताइएगा जो काम जयशंकर ना सका वो शशि थरूर कर पाएंगे क्या? देखिए, एसेंशियली इस वक्त इंडिया इन सम वेज डैमेज कंट्रोल पर है, और शायद बहुत अरसे बाद उससे पहली दफ़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनकी जो नैरेटिव था उसकी पजीराई नहीं की। इंडिया वाज यूज्ड टू डू जस्ट अ वेरी डिफरेंट बिहेवियर। तो उन्हें कहीं लगा कि रीजन में तो उनकी एक एरोगेंस थी, वो फिर थे रीजन के ममालिक की, लेकिन अब कि उनको सामना हुआ है रीजन में भी रिजेक्शन और आइसोलेशन का, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी बशमूल अमेरिका के इन सम वेज उनकी बात को रिजेक्ट भी किया और इंडिया फील्स आइसोलेटेड। तो अंदर से इंडिया के ऊपर ये बहुत प्रेशर है कि ऐसा क्या हुआ कि कैसा ज़बरदस्त फॉरेन पॉलिसी फेलियर है कि आपकी बात मानने सुनने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं रहा, जबकि आपने एक टेररिज्म की नैरेटिव पे दिहाइयों लगाए हैं। मेरा बहुत अब जो मकाले आ रहे हैं, जो बात इस पे की जा रही है, वो ये कि मेरा ख्याल है कि द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन, इंडिया हैज नॉट मूव्ड ऑन। ये जो टेररिज्म का नैरेटिव है, बिलखुसूस एक झूठा नैरेटिव, अब उसके बायर्स उस तौर दुनिया में नहीं रहे जिस तौर 9/11 के बाद था, कि आपने हर फ्रीडम मूवमेंट को पेंट कर दिया था एज अ टेररिस्ट मूवमेंट। तो अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ गई। अब जाहिर है इंडिया दो तरह की कल्टिवेशंस कर रहा है, एक तो ये डिप्लोमेटिक कल्टिवेशंस कर रहा है, और दूसरा इंडिया बहुत ज़्यादा रीअसेस कर रहा है अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। खबरें ये भी आ रही हैं कि उसने एक दफ़ा फिर रशिया को कल्टिवेट करने की कोशिश की है, रशिया से राब्ते किए हैं अपनी एयरफोर्स को रीइंफोर्स करने के लिए। और पहले इनसे अमेरिका बहुत कहता था J-35 F-35 हमसे खरीद लो। उस वक्त इंडिया अपनी एरोगेंस था, गुमान था, तो इंडिया नहीं खरीदता था उनसे वो। अब वो इक्वेशन भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो एयरफोर्स प्रिपेयर्डनेस है और जो हमारी एक स्ट्रैटेजिक फ्यूजन हुई है, एक इकोसिस्टम हमारा डिफेंस का बना है चाइना के साथ, वो एक्चुअली बहुत फॉर्मिडेबल है। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया कह रही है। तो इंडिया जो है उसने पहले तो वो बहुत ख्याल था कि वो अपने आप को रीग्रुप करेगा और दोबारा पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करेगा, लेकिन मेरा ख्याल है वहां से फोकस हटा है, और अब फोकस ये है कि डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को कम्युनिकेट करे कि जी हमारा मौक़िफ़ क्या है, और उन्हें कन्विंस करें। और आपको पता है कि उन्होंने बहुत बड़ा डेलीगेशन बनाया है, कोई 50 लोगों का डेलीगेशन है, बाय पार्टिसन है। कुछ लोगों ने वैसे इनकार भी किया उनके इस डेलीगेशन का हिस्सा बनने के, लेकिन शशि थरूर साहब लाइक्स पब्लिसिटी, लाइक्स द लाइमलाइट, तो वो हैं उसमें। बिल्कुल ठीक है हुमा, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। तारिक साहब, ये कशीदगी दो एटमी ताकतों के दरमियान है, क्या जनूबी एशिया में एटमी जंग का खतरा बदस्तूर जो है वो मंडला रहा है, हम ये समझें अभी? देखें, एटमी ताकतें तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब जो उससे नीचे नीचे वाला जो हमारे पास सीढ़ी है, जिसको हम एस्केलेशन लैडर कहते हैं, उसके ऊपर कितने कदम हैं, कितने हमें चलने चाहिए। इंडिया ये समझता था कि जी पाकिस्तान और हमारे दरमियान ये जो 2-3 मेरे पास स्टेप हैं या कदम हैं, इस पे मैं कर लूँगा और पाकिस्तान रुक जाएगा। इस एपिसोड में या इस जंग के अंदर जो सबसे बड़ा फेल्योर हुआ है वो इंडिया के के इंटेलिजेंस गैदरिंग का हुआ है, कि उनको पता नहीं लगा कि पाकिस्तान इस एस्केलेशन लैडर के अंदर जो सीढ़ी है, इसके अंदर वो पूरी कोई 15 सीढ़ियाँ और नहीं बना चुका है। ये मतलब न्यूक्लियर तो बहुत दूर की बात है, जो कन्वेंशनल है और कन्वेंशनल से का जो इनिशियल जो लैडर्स हैं, और वो उनको नहीं पता लगा, और उनको झटका उस वक्त लगा जब उनके जो राफेल्स हैं वो गिर गए, उनका जो आयरन शील्ड है S-400 जो रशिया वाला वो गिर गया। तो ये उनको बहुत बड़ा झटका लगा है कि हमें क्यों नहीं पता लगा, ये कहाँ से आया। तो अच्छा, ये एक तो ये ना पता लगने वाला। सेकंड, जो न्यूक्लियर वाला, आई पर्सनली फील कि जितना मैच्योर पाकिस्तान ने बिहेव किया है,
स्टिल कर रहा और है। जितना जल्दी इंडिया डर गया है, तो ये दोनों चीज़ें इतनी अच्छी हुई हैं कि न्यूक्लियर का जो ख़तरा है वो काफ़ी हद तक रुक गया था, और अगली मरतबा भी बाकी दुनिया के जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि इनको इस लेवल पे लेके जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसलिए फिर ये इंडस वाटर ट्रीटी, शिमला एग्रीमेंट और जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, अब आपको मैं ये जो ना इनको बहुत ज़रूरत पड़ेगी पूरी दुनिया को कि आएँ और इनको रिजॉल्व करें। नंबर 1। नंबर 2, अब आपने हुमा ने जो बात की कि जी वो मिलिट्री ऑपरेशंस का जो नारे मार रहे हैं, उनके इंडिया में पाकिस्तान को पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो मोदी साहब जहाँ जहाँ जलसे में जा रहे हैं वहाँ ललकार रहे हैं, और उनके आगे बैठे हुए कोई 2-3 कतारें जो हैं वो आरएसएस की होती हैं, वो नारे देते हैं, लेकिन पीछे जो लोग हैं वो लोग जो है ना वो उस नारों का जवाब नहीं दे रहे। वो नारों का जवाब देते हैं और ना समझ पाते हैं कि आखिर वो बोलना चाहते बोल क्या चाह रहे हैं और वो क्या उनका मकसद क्या है, और जो मकसद है वो एक्चुअली हुआ क्या है हमारे साथ। तो ये अनफॉर्चुनेट। अब इंडिया ने पाकिस्तान को जब ये देख लिया है कि पाकिस्तान की ये काबिलियत हुई है, और ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो पॉलिसी अभी अनाउंस की है, हमने बड़े वाज़े तौर पर दुनिया के सामने हर चीज़ जो है वो रखी है, ये जो हार्ड स्टेट वाला, हार्ड स्टेट वाला कि अब हम थप्पड़ के जवाब मुस्कुराहट से कम देंगे, थप्पड़ के जवाब मुक्के से ही देंगे। मुक्के से ही देखिए। बिल्कुल हुमा, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि पहलगाम में बदनाम गोल्डन टेम्पल भी झूठ, अब तो हंसी आती है कि कोई बयानिया नहीं जो है वो खड़ा कर पा रहा है भारत, उन्हें समझ क्यों नहीं आ रही, आखिर क्या वजह है आप समझती हैं? कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम बताएं। एसेंशियली तो जो बात शुरू से कही जा रही थी वो हुआ है कि इट्स अ मीडिया लेड वॉर इन सम वेज। तो मीडिया ने उनको इतना हाइप क्रिएट किया कि उसके बाद इंडिया वाज लिटरली इन अ कमिटमेंट ट्रैप। और वो जो कमिटमेंट ट्रैप था उसकी वजह से वो एक बाइंड के बाद दूसरी बाइंड में फंसता चला जा रहा है। अच्छा, उसने एक वॉर फॉग क्रिएट की थी, और उस वॉर फॉग में जो उसने सबसे एक समझिए मोहरा, सबसे जो अहम मोहरा था वो इंडस वाटर ट्रीटी था। और अब इंडिया के लिए एग्जिट करना अबायंस से और ट्रीटी को रिस्टोर करना तकरीबन मैंडेटरी है। अगर वो ये नहीं करता तो पाकिस्तान उसे एज एन एक्ट ऑफ वॉर देखता है। तो मेरा ख्याल है कि आई पर्सनली थिंक जो कौड़ी आके फंसी है वो पानी पे फंसी है, और इंडिया का जो ये जिससे मैंने बिल्कुल तारिक साहब, जिस तरह हुमा ने भी फरमाया कि में है, जब तक ये सीज जी देखिए जिस तरह ये ट्रीटी अबायंस में अभी इन लोगों ने ट्रीटी पे रिवर्ट नहीं किया है, और ये जो इनकी इंटरनेशनल कल्टिवेशन है, डिप्लोमेसी है, ये वहां जाके शायद जस्टिफाई करना चाहते हैं, और इंडिया ने फायदा उठाना चाहा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का। उसने कहा इफ इजराइल कैन गेट अवे विद सो मच, अगर रशिया यूक्रेन की सिचुएशन ऐसी है तो शायद वो भी एक बड़ा मुल्क है, खित्ते में बुली करने की उसको आदत है, उसकी बुली छोटे ममालिक ले लेते हैं। तो उसने लगा कि इस पूरे शोर में, इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट में वो इंडस वाटर ट्रीटी से निकल आएगा, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी इनको खटकती है। ये 2016-17 से ये कोशिश कर रहे हैं, उसको थोड़ा बहुत हिलाते भी हैं कि किसी तरह उसको रीनिगोशिएट कर ले या उससे बाहर। बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन खुलकर सामने आ नहीं रही, लेकिन जो हरकतें हैं उनसे जो है वो बड़ी दुनिया में बड़ा पैगाम सामने जा रहा है कि पाकिस्तान को जो है उनकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खटकती हुई नजर आ रही है। तारिक साहब, इंडिया की चीन पाकिस्तान से लड़ाई है, बांग्लादेश की बात की जाए श्रीलंका भी नाराज है, हिंदुत्व पॉलिसी तो अब कनाडा और अमेरिका को भी बेजार कर दिया उसने, इस पर आप क्या कॉमेंट देंगे सर? देखिए, मैंने कहा ना कि आपको मैंने बताया कि हमें शुक्रिया किसका अदा करना चाहिए। पहले अजीत डोवल का, अमित शाह का, उसके बाद नेतन्याहू का, और चौथा जो है वो नरेंद्र मोदी साहब का, कि उन्होंने अपनी जो किचन कैबिनेट थी उनको इतना ज़बरदस्त तरीके से छुपा के रखा है, और इसके बाहर उन्होंने एक लोहे की दीवार बना दी ताकि इंडिया, क्योंकि इंडिया छोटा मुल्क तो है नहीं, बहुत बड़ा मुल्क है, और सारे के सारे लोग पागल नहीं हो सकते। वहाँ पे बहुत सुलझे हुए, अच्छे पढ़े लिखे और बड़े अकल और समझ वाले लोग हैं, बड़े दूर नज़र रखने वाले लोग हैं। तो उन लोगों को मोदी साहब ने बिल्कुल अलग करवा के अपने इस किचन कैबिनेट को हिंदुत्व के उस
वो इंक्यूबेशन सेंटर में सर, अब तो हिंदुस्तान से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं किचन कैबिनेट के अंदर, जितने लोग खड़े होकर खाना पकाने की कोशिश कर रहे थे, रेसिपी उनकी फेल हो चुकी है। देखो ये जो ना आप इस तरह की जब आप खिचड़ी पकाएंगे ना और छुप के पकाएंगे और अलग करके पकाएंगे तो उसके अंदर खिचड़ी के अंदर जो भी टेस्ट आएगा और जो जायका आएगा और जो खाने वाले लोग होंगे उनकी हालत यही होगी जो आज जयशंकर साहब से लेके मोदी साहब तक हो रही है। तो ये जितनी ये चीज़ें हुई हैं और ये सामने आई हैं तो ये एक बड़ा वाज़े करती हैं कि उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है इस बीजेपी पॉलिसी का, आरएसएस के डॉक्ट्रिन का और हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया को कहीं पॉजिटिव पे लेके नहीं जा रहा। अगर अभी भी इतना बड़ा मुल्क है, उसको टूटते टूटते भी टाइम लगेगा। अगर उन्होंने अपने आप को ठीक नहीं किया तो जो ये 7 सिस्टर्स हैं ऊपर मणिपुर से लेके जो बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ, ये तो ऑलरेडी रोज़ लड़ाई होती है। इनके जो 33 कोर है या वहाँ पे ये वाहिद इलाका है जहाँ पे एक दिन में मिनिमम। बिल्कुल सर, अगर इसी तरह जो है वो हिंदुत्व पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू रही तो भारत को मजीद और भी नुकसान उठाना पड़ेगा।